जो 50 साल से हम एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं मुस्तकिल, ख़ास तौर पर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसमें, ये इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो नाकामी से दो चार हैं या कुछ सियासी वजूहात भी हैं इसकी? तो बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। देखिए, मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस वजह से एक जो लोकल इन्वेस्टमेंट्स है उसका क्लाइमेट भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी इस वजह से सस्टेनेबल नहीं है, और जो हमारा पोटेंशियल है हम उससे बहुत कम एफडीआई अट्रैक्ट कर रहे हैं। एफडीआई से पहले हमेशा लोकल इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट होता है, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है और जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, उसको क्या बिजनेस एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो एब्सेंस ऑफ स्ट्रैटेजी है। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन पाकिस्तान टिल टुडे डिस्पाइट द एक्जिस्टेंस ऑफ SIFC, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मेनी अदर मिनिस्ट्रीज एंड मल्टीपल गवर्नमेंट्स पे काम चलता रहा। इसी तरह से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी से बहुत बड़ा मसला, जिस वजह से कंट्रीज या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार रहते हैं, और इसका जो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो करते हैं। सही। हमने पिछले 24 से 25 सालों में $48 बिलियन अट्रैक्ट किए इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। मैं नेट इनफ्लो की आपसे बात कर रहा हूँ, तो पर एवनम अगर आप देखें तो ये कोई $2 बिलियन बनता है। जो मुशर्रफ साहब का टेन्योर था उसमें कोई $18.9 बिलियन आपने अट्रैक्ट किए। फिर जो पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 तक दौर आया उसमें आपने $9.7 बिलियन अट्रैक्ट किए। फिर उसके बाद जब PMLN का दौर आया 2013 से 18 तक, आपने $10.3 बिलियन अट्रैक्ट किए। फिर PTI का दौर था 3.5 साल का, उसमें $7.7 बिलियन आपने अट्रैक्ट किए। PDM 1 की गवर्नमेंट आई तो उसमें आपने $1.5 बिलियन अट्रैक्ट किए। फिर उसके बाद आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें $853 मिलियन अट्रैक्ट किए। अब ये जो आप पूरा सारा सिलसिला देख रहे हैं तो इसमें एवरेज आपका पर एनम $2 बिलियन बनता है। आपकी जो GDP है वो अराउंड कुछ $376 बिलियन है, और एक नॉर्मल जो एक एवरेज लिया जाता है पूरी दुनिया में FDI का, वो आपका मिनिमम 3% होना चाहिए। आप इस वक्त 0.6% पे खड़े। सही। और इस साल जो आपकी FDI है वो अराउंड नेट इनफ्लो आफ्टर ऑल द आउटफ्लोज वो आपकी $1.6 बिलियन पर आ रही है। ठीक है। अच्छा असद साहब, कदरदानी की माजरत, ये जितने भी अदवार अभी आपने जो पूरी लिस्ट शेयर की, इसका मतलब कि बैरूनी दुनिया का किसी भी हुकूमत पर, किसी सियासतदान पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान, उनके लिए वो माहौल ही मैसर नहीं है जो साजगार माहौल होता है कि वो आए और सरमायाकारी करें। देखिए, अगर इसमें आप ईयरली इनफ्लो अगर आप देखें ना, और उसका ट्रेंड अगर आप देखें 24 साल का, तो आपको ये नजर आता है कि आपकी ये चीज डीरेल होती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म होती है। अच्छा। जब कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट को आप खत्म करते हैं, एक टेन्योर पूरा किसी गवर्नमेंट का नहीं होता, हर दौर में ऐसी हुआ है। तो ये चीज एक बुनियादी वजह होती है, क्योंकि हर चीज आपकी तब्दील हो जाती है, एक डिस्ट्रप्शन आती है, एक जो पूरा मोमेंटम है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। तो कई एतबार में मैंने देखा कि आपका मोमेंटम ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और वहीं पे आपने डिसरप्शन की। तो इस वक्त सूरत हाल इस वजह से ये हो गई है कि अगर इस साल आप देखें तो 10 अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना वो आपसे आगे चली गई है। कॉन्गो जैसी जो कंट्री है, नामीबिया, नैरोबी, युगांडा, ये आपसे आगे है। इथियोपिया वगैरह तो आपसे बहुत आगे है, और ये सस्टेनेबल FDI की तरफ गामजन है। तो इसी तरह से फिर आप पूरे डिफरेंट रीजन्स में देखें, इंडिया से तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे निकल गया है। लेकिन बाकी आप अगर दूसरी कंट्रीज में देखें तो वियतनाम आपका जो है वो तकरीबन $49 बिलियन पे है, $36 बिलियन पे है। आपका इंडिया लास्ट ईयर $50 बिलियन पे था। फिर आपका चाइना, चले बड़ी इकोनॉमी है, $30 बिलियन पे है। कतर आपका $29 बिलियन पे है। इस तरह से मल्टीपल इकोनॉमीज है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देखें, बाकी कंट्रीज को देखें, हर जगह पे जो हमने चीज नोट की, जो लर्निंग की चीज है, लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा, एक पॉलिसी अपनाई, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अडॉप्ट की, इन्वेस्टर को फैसिलिटेट किया जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था, और एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज पे फोकस किया। ठीक है। हमारे यहाँ वो तमाम चीजें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से मिसिंग होती हैं। ठीक है। तो असफर साहब, ये जो अभी $2 बिलियन पर ईयर हम खड़े हैं एक एवरेज, ये इसको अगर हमें बढ़ाना है, इसको अगर डबल करना है, उसके लिए इस गवर्नमेंट को अभी फौरी तौर पर क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, कितना टाइम इसमें दरकार होगा? ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, या ये जो चंद एक दौरे किए हैं इनमें जो वादे हुए हैं अगर उन पर ही इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो पूरे हो जाते हैं, तो पाकिस्तान का मसला किसी हद तक हल हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का? बात कर रहे हैं ना, वो एक स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। हम कोई नेगेटिव पिक्चर पेश नहीं कर रहे, अब एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर पेश कर रहे हैं कि यार ये रियलिटी है, ये आपकी बैलेंस शीट है।
तो सबसे पहले अपने आप से आपको सच बोलना पड़ेगा। एक रोजी पिक्चर जो हम दिखाते हैं ना, उससे हमें बाज आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप होंगे कि आप खड़े कहाँ पर हैं, आपके इश्यूज कहाँ पर हैं, आपकी क्या हर्डल्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे। स्ट्रेटजी उस वक्त बनती है जब आप रियलिस्टिक होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी जो बुनियादी इस्लाहात आपको करनी होगी, आपकी मिनिस्ट्रीज के अंदर, आपकी इदारों के अंदर आपको रिफॉर्म्स लानी होगी, आपको कॉम्पिटेंट टीम्स यहाँ पे बिठानी होगी। इस वक्त दुनिया में कॉन्सेप्ट ये चल रहा है, अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, अफ्रीका को देखें, आसियान को देखें, आप सेंट्रल एशिया में देखें, तो जहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उसके साथ मिनिस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स जो है वो आप उनको इंगेज करते हैं। हर तरह का स्पेशलिस्ट है, अगर वो बैठा हुआ है आपके इदारे के अंदर, कंट्री एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हुए हैं और वो आपके परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे बैठे हुए हैं, तो आपकी टीम की कैपेबिलिटी होगी कि वो उस चीज को मैनेज कर सके। आपके मसला सबसे बड़ा इनकॉम्पिटेंस का है। आपकी टीम के अंदर वो कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो आज के दौर के चाइना को डील कर सकें, या इवन के आज के दौर के सऊदी अरेबिया को या और कंट्रीज को डील। तो असफर साहब, इन मामलों को आपने तो बहुत ही गहराई से देखा है, एज इंचार्ज आपने काम भी किया है, तो क्या परेशानियां, क्या मुश्किलात आपको इस सिस्टम में आई? चूँकि कुछ दिन पहले भी शब्बर जैदी साहब साथ मौजूद थे, तो उनसे हमने वो टैक्स सेक्टर का, FBR सेक्टर से मुतालिक पूछा था। आप भी अपने इस सरमायाकारी के सिस्टम का, BOI का आप पार्ट रहे, तो क्या सिस्टम में काम करने की स्पेस नहीं थी या कुछ तब्दीली लाना बहुत मुश्किल था वहाँ पर? सिस्टम में काम करने की स्पेस होती है, ये आपकी विल पे डिपेंड करता है और आप कितने कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप सारी जिंदगी जो है ना अकेले नहीं चल सकते, आप बहुत सारे महाजों पे अकेले नहीं लड़ सकते, तो आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है, आपको राइट स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना पड़ता है, तो सिस्टम में आपके लिए जगह बनती है। मैंने एक मुख्तसर अरसे काम किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी इंगेज किया, प्राइवेट सेक्टर को मुकम्मल इंगेज किया, मिलिट्री के साथ भी कोलैबोरेशन की, जिधर जिधर कोलैबोरेशन हो सकती है उधर कोलैबोरेशन की, और रास्ते आपने क्लियर करने शुरू किए ताकि आप एक पीस सेक्टर की तरफ जाएं। मसला हमारा यही आता है कि एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज नहीं होती, फिर आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफिशियल्स नहीं होता, फिर उसके बाद मैंने आपसे जो इनकॉम्पिटेंस की बात की, वो सबसे बड़ी बुनियादी जड़ है आपकी, क्योंकि जब आपके लोग इस लेवल के नहीं होते तो आप होता यह है कि फिर झूठी तसल्लियों पे या मिसलीडिंग नैरेटिव्स पे चलते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि इस वक्त भी जो आपके डिसीजन मेकर हैं उनको कुछ बाबुओं ने, कुछ इम्पोर्टेंट लोगों ने मिसलीड किया हुआ है, उनको एक रोजी पिक्चर दी हुई है। मेरी जिधर जिधर बात हुई, चाहे वो इदारे के अंदर बात हुई, चाहे वो स्टूडेंट गवर्नमेंट के अंदर बात हुई, मैं उनको बहुत तरीके से बताता हूँ कि आज आपकी तारीख, अगर आप सऊदी अरब को देखते हैं तो B2B में मैं कोई इन्वेस्टमेंट आते हुए नहीं देख रहा, तो मेजर इन्वेस्टमेंट। तो असफर साहब, चलें, अगर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं आप फोरकास्ट कर रहे, तो हमारी हुकूमत को फिर ये फोकस नहीं करना चाहिए कि जो लोकल इन्वेस्टमेंट है कम से कम उसी पर अपना फोकस बना लें, ताकि वो मसला कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए तो हल हो? देखिए, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो यकीनी तौर पे आपकी चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। अगर आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैप्पी है, सेटिस्फाई है, तो फिर वो जॉइंट वेंचर्स भी होंगे, कोलैबोरेशंस भी होंगी और ग्रेजुअली FDI आना शुरू किया। FDI हमेशा नंबर 2 पे होती है। अच्छा। सबसे पहले आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है, उसके लिए आपको पॉलिसी रिफॉर्म्स करनी है, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, 25 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में एडहॉक पॉलिसी से, फायर फाइटिंग से काम नहीं कर सकते, कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती, तो आपको बहरहाल एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। जो मैंने आपसे बात की कि प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स को एंगेज करें, हर मिनिस्ट्री में यली बैठे, आप इनसे पूछिए, एक से बढ़ के एक टैलेंटेड पाकिस्तानी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो हर इदारे में अगर कई लोग आप टैलेंटेड इंगेज करते हैं जिनको काम आता है, कोई वजह नहीं है कि आपकी चीजें चलनी शुरू ना हो, क्योंकि जब कॉम्पिटेंट टीम्स होती हैं, उनको काम आता है, तो फिर काम ऑटो पे चलना शुरू होता है। जो हर्डल्स भी आती है ना, वो निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अली फैज़ साहब, इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपकी करप्शन जनरेट होती है और आप एक डिस्ट्रिक्ट नैरेटिव पे अपने जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, आप वो मुसलसल यूज कर रहे हैं। और देखें, आज आपके पास पोटेंशियल है, हो सकता है आज से कुछ साल बाद वो पोटेंशियल ना हो, बिकॉज के इन्वेस्टर किसी के लिए रुकता नहीं है, कंट्रीज रुकती नहीं है। अगर सऊदी अरब जो है वो उज़्बेकिस्तान में पिछले 4 साल में 21 बिलियन डॉलर लगा सकता है, पाकिस्तान में एक पैसा भी नहीं लगाया, वजह क्या है? वो लगाना चाहते हैं, हम लेने वाले नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।